नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लाइव कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको अपना इनकम टैक्स जो है कैलकुलेट करना है। आप लोग जानते हैं कि ये फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी के महीने में ज़्यादातर जो संस्थान होते हैं वहाँ पर जो इनकम टैक्स को जो पूरा ब्यौरा होता है वो देना होता है, जो इसका विवरणी होता है वो भरना पड़ता है। और इसी महीने आपका जो भी एक्स्ट्रा आपका टैक्स होता है वो कट जाता है आपकी सैलरी से। तो ये जो वीडियो है सैलरीड पर्सन के लिए है और इस वीडियो में सारी जानकारी बिल्कुल लाइव डेमो के साथ मैं आपको दूंगा। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये दिखाने का प्रयास करूंगा कि अगर आपकी 8 लाख तक की सैलरी है पर ईयर तो भी उसको आप जीरो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना असेसमेंट ईयर चुनना है। आपको बता दें कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है उससे 1 साल आगे चलता है असेसमेंट ईयर। तो हम यहाँ पर इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए। तो हमारा जो असेसमेंट ईयर होगा वो 2022-23 होगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, ये असेसमेंट ईयर है ना कि फाइनेंशियल ईयर। अब टैक्स पेयर पूछ रहा है, तो टैक्स पेयर में हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BAC। तो ये इसका मतलब सिंपल से ये है कि इनकम टैक्स के दो तरीके से क्राइटेरिया हैं, एक नया इनकम टैक्स और एक पुराना इनकम टैक्स स्लैब। ठीक है, तो नया इनकम टैक्स स्लैब आपको तब चूज करना है जब आपका इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ भी ना हो, क्योंकि नए इनकम टैक्स प्लान में जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन पुराने वाले मिलता है। तो यहाँ पर हम चूज करेंगे नो, क्योंकि हमें नया वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए पुराना वाला, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट का हम जो बेनिफिट है वो लेना चाहते हैं। इस वजह से यहाँ पर हमने नो किया है। अब यहाँ पूछ रहा है मेल या फीमेल, तो यहाँ पर हम मेल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है रेजिडेंट स्टेटस, तो अगर आप इंडिया में रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको रेजिडेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर बोल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी, आगे लिखा है इनकम फ्रॉम सैलरी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000। आपको बता दें यहाँ पर कि जो इनकम टैक्स के प्रावधान है उसके अंतर्गत जो आपकी कुल सैलरी होती है उसमें 50,000 आपको छूट दी जाती है स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंतर्गत, जिसको मानक कटौती बोलते हैं। तो यहाँ पर वो सैलरी भरनी है आपको कुल सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन के को हटा करके, यानी 50,000 माइनस करके आपको सैलरी भरनी है। जैसे सपोज करो किसी की सैलरी जो है वो 8 लाख है, ठीक है, तो यहाँ पर हम भरेंगे 7.5 लाख। देखिए आपके सामने हम यहाँ पर 7.5 लाख कर भरते हैं। क्यों 7.5 लाख भर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर साफ बोला है कि 50,000 आप लोग मानक कटौती का हटा लीजिए, ठीक है, उसके बाद इनकम भरिए। तो ये हमने 50,000 हटा दिया, हमारी टोटल इनकम थी 8 लाख। 50,000 हमने यहाँ पर माइनस कर दिया मानक कटौती में, उसके बाद यहाँ पर हमने भरा है। अब यहाँ पर बोला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर आपको शो पे क्लिक करना है, शो डिटेल्स पे क्लिक करना, तो ये ऑप्शन नीचे खुल जाएंगे। अब ये ऑप्शन आपको तब काम आएंगे जब आप होम लोन वगैरह क्लेम करना चाहते हैं। तो हमारे पास एक होम लोन है और होम लोन का जो ब्याज होता है उसकी छूट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो हमारे पास जो होम लोन था उसमें लगभग हमने 50,000 जो ब्याज पे किया है एक फाइनेंशियल ईयर में इस साल। तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन यहाँ पर 50,000 क्लिक कर देते हैं, भर देते हैं मतलब, ठीक है। तो ये आपका जो आपने इंटरेस्ट पे किया है होम लोन के अगेंस्ट, ये आपका टोटल सैलरी से माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपकी जो टोटल इनकम बन दिखा रहा होगा ये आपकी 7 लाख आ गई है, क्योंकि 8 लाख इनकम थी टोटल 8 लाख में से हमने 50,000 मानक कटौती में कम कर दिया और 50,000 यहाँ पर देखिए कम कर दिया इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पे, ठीक है। अगर आपके पास ये हाउसिंग लोन नहीं है, होम लोन नहीं है, तो इसको आपको ब्लैंक छोड़ना है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक। ध्यान रखना कि होम लोन पर ही छूट मिलेगी और ना कि आपके पर्सनल लोन पर छूट मिलेगी। और यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं, अगर आपके ऊपर ये लागू होते हैं तो आप इनको भरिए, अदरवाइज यहाँ से इसको हम स्किप कर देते हैं, हाइड पे कर देते हैं, तो ये हाइड हो गया। लेकिन हमने यहाँ पर जो है 50,000 की
छूट ले ली कहाँ से, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कैपिटल गेन टैक्स। अब 100 डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो कैपिटल गेन टैक्स होते हैं, जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं या कहीं और निवेश करते हैं तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें भरनी पड़ेंगी। यहाँ पर जो कैपिटल गेन टैक्स होते हैं वो कई तरीके से होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होते हैं। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे ऊपर ये सारी चीज़ें लागू नहीं होती हैं, इस वजह से हम इसको छोड़ देंगे एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया तीसरे ऑप्शन में देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो इसमें आपको 100 डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए 3-4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सबसे पहले बोला गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट में 1 साल में कितना ब्याज मिला है वो इंटरेस्ट यहाँ पर आपको भरना होता है। आपको बता दें जो बचत खाता होता है उस बचत खाते के ब्याज को 10,000 रुपये तक यहाँ पर आप टैक्स क्लेम कर सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा अगर ब्याज होता है तो फिर उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मतलब इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बचत खाते पर ब्याज ले सकते हैं, मतलब भरना है। सपोज करो हमारा बचत खाता जो है, और आपको बता दें ये जो ब्याज यहाँ पर बचत खाते का भरना है वो आपके जितने भी अकाउंट है सारे अकाउंट को मिला करके भरना है। सपोज करो यहाँ पर बचत खाते पर जो हमें ब्याज मिला था वो 8,000 मिला था, तो यहाँ पर हम 8,000 भर देते हैं। कमीशन या अदर इनकम कोई अगर आप कहीं से हुई है, कहीं से भी कोई इनकम हुई है तो आपको यहाँ पर भरना है। जैसे अगर जो टीचर्स हैं उनकी मैं बात बताऊँ, जैसे आप बोर्ड कॉपी मूल्यांकन करते हैं तो वो आपको यहाँ पर भरना होता है, या आपकी एनएससी वगैरह कुछ मैच्योर होती है तो वो भी इनकम में आती है। ठीक है, जो प्रॉफिट होता है वो आपका इनकम में आता है तो उसको भी यहाँ पर भरना होता है। और तीसरे ऑप्शन में देखिए लिखा है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से किसी गेम से कुछ इनकम हुई है तो आपको यहाँ पर भरना होगा। तो हमारे केस में केवल बैंक से वाले है इनकम है और कुछ भी नहीं है, तो इसको यहाँ पर हम छोड़ देंगे। अगर किसी की एग्रीकल्चर इनकम होती है तो उसको यहाँ पर भरना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हाइड कर दिया, लेकिन हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में 8,000 रुपये दिखाया। ये कौन सा रुपया है, ये हमें बचत खाते पर जो ब्याज मिला है उसका है, और इसको हम क्लेम कर सकते हैं, टैक्स फ्री कर सकते हैं। इसको बाद में अभी देखना, इसको हम माइनस करेंगे। अभी यहाँ पर हमने सैलरी में जोड़ा, लेकिन बाद में इसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें बचत खाते पर 10,000 रुपये तक की जो ब्याज की छूट होता है वो देता है। अगर आपका एफडी वगैरह है तो भी आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, और एफडी में होता है 50,000 तक की छूट आप बाद में क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखानी पड़ेंगी। अब यहाँ पर देखिए, अब हम नीचे आते हैं और यहाँ मेन आपका सेक्शन ये है डिडक्शंस वाला। इसमें यहाँ पर 100 डिटेल्स पर आपको क्लिक करना होगा, तो हम 100 डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। अब लिखा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कितना आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड के एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं 94,000। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए डाल दिया। पेमेंट पर एन्युटी प्लान, अगर एन्युटी प्लान लिया हुआ उसके लिए कितना पे किया वो यहाँ पर डाल देंगे। फिर लिखा है कंट्रीब्यूशन टूवर्ड प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ, तो अगर आप पीपीएफ में जमा करते हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने डाल दिया 22,500। ठीक है, ये डाल दिया यहाँ पर। अगर आपने एनएससी, ये देख लिखा इन्वेस्टमेंट इन एनएससी प्लस इंटरेस्ट, ये यहाँ भर देंगे। अगर कंट्रीब्यूशन यूलिप में किया तो आपको अगले स्टेप में भरना है। फिर अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है और उसका आप प्रिंसिपल पे किए हैं, मतलब आपकी किस्त चल रही है, तो जो आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो उसमें क्या होता है 2 तरीके से आपका पैसा जाता है, एक ब्याज के रूप में जाता है और प्रिंसिपल के रूप में जाता है। तो ब्याज वाला ऊपर हमने बताया था कि ब्याज वाला कहाँ क्लेम करना, तो वो हमने उस शुरुआत में देखो 50,000 माइनस किया था। और यहाँ पर सपोज करो हमारा जो है 1 लाख, सपोज करो 1 लाख हमने मूलधन दिया है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर डालेंगे रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, 1 लाख यहाँ पर डाल दिया। अगर बच्चे हैं आपके, उनके ट्यूशन फीस पर भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला करके, कुल मिला करके आप लोग जो है अधिकतम 1,50,000 तक ही जो टैक्स छूट है वो ले सकते हैं। देखिए 1,50,000 हमारा हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी भरते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए ट्यूशन फी हमने नहीं भरा है, अगर जिसका होगा तो भर देगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है 5 ईयर्स फिक्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस या शेड्यूल्ड बैंक। अगर 5 साल के लिए कहीं पर एफडी वगैरह किया तो उसको भी यहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है,
और इस फिर लिखे कंट्रीब्यूशन टूवर्ड आपका एनपीएफ। इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय सेल्फ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड एनपीएस। अगर आप कर्मचारी हैं, आपका एनपीएस कटता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। एनपीएस का बेनिफिट आपको दो तरीके से मिलता है। पहला 80 सीसीडी में मिलता है और दूसरा 80 सीसीडी 1B के अंतर्गत भी मिलता है। लेकिन ध्यान रखना ये दोनों बेनिफिट आपको मिलती हैं जो एनपीएस आपकी तरफ से काटा गया है। आपके एम्प्लॉयर की तरफ से जो 14% आता है उसका इससे भी कोई लेना देना नहीं है। एम्प्लॉयर के लिए ये नीचे यहाँ पर दिया गया एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगर आपकी सैलरी में एम्प्लॉयर्स की इनकम जुड़ी हुई है, जो एम्प्लॉयर ने आपके पेड किया हुआ है वो भी आपकी सैलरी में जुड़ा हुआ है, तब आप इसका बेनिफिट लेंगे, अदरवाइज इसका बेनिफिट नहीं लेंगे। और इसका बेनिफिट अभी तक 10% ही मिलता है, जो एम्प्लॉयर देता है उस पर 10% ही मिलता है। लेकिन इस बजट में जो है ये अनाउंस किया गया कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का 14% आप क्लेम कर सकते हैं। फिलहाल हमारे इसमें एम्प्लॉयर की जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं जुड़ी हुई है, तो हमने कितना पे किया हुआ वो यहाँ पर लेंगे। तो सपोज करो हमारा अगर 70,000 एनपीएस कटा है टोटल एक साल में, तो हम चाहें तो 20,000 यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं 80 सीसीडी में, ठीक है, और 50,000 अधिकतम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं इस सीसीडी 1B में, ठीक है। चाहे तो हम पूरा पूरा 80 सीसीडी 1B मतलब 80 सीसीडी में क्लेम कर सकते हैं, या उसको दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, आधा इधर आधा उधर, ज़रूरत के हिसाब से। ध्यान रखना आपको यहाँ पर, ये मैं आपको बता दूँ, ये जो 80 सीसीडी वाला सेक्शन है ये आपका 80C का ही पार्ट है एक तरीके से। तो ये जो जितनी इनकम यहाँ 80 सीसीडी में दिखाएंगे ये आपकी 1.5 लाख तक लिमिट ही रहेगा। देखो यहाँ पर दिखा दें कि 1.5 लाख तक ही रहेगा। ये जो 50,000 आप दिखाएं तो ये 50,000 वाला पैसा ये आपका अतिरिक्त जाता है 1.5 लाख के। तो 1.5 लाख देखो ऑलरेडी हमारा हो गया था। अब ये 20,000 हमने दिखाया जरूर है, लेकिन इस 20,000 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इसकी लिमिट मिल चुकी है 1.5 लाख। इसके ऊपर कितना भी आप यहाँ पर दिखाएं वो आपका छूट नहीं मिलेगी। अधिकतम 80C को मिला करके 80 सीसीडी को मिला करके ये सब टोटल आपको 1.5 लाख तक ही छूट मिलती है। हाँ, ये वाली छूट आपको अलग से मिलेगी 80 सीसीडी 1B, इसमें आपको अधिकतम 50,000 तक ही छूट मिलती है, ठीक है। तो ये देखिए टोटल हमारा जो डिडक्शन हो गया है वो आपका 2 लाख रुपए हो गया है, ठीक है। 2 लाख कैसे हो गया? 1.5 लाख आपका हो गया 80C को मिला करके, और जो 80 सीसीडी 1B इसके अंतर्गत एनपीएस वालों को 50,000 की अतिरिक्त छूट मिलती है। अगर आपका कन्या सुकन्या समृद्धि वाला खाता है तो इसमें कितना पैसा जमा करते हैं तो वो भी यहाँ पर जमा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये सारी चीज़ें जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, मोस्टली ये 80C में ही काउंट होते हैं, और इसकी जो लिमिट होती है वो 1.5 लाख होती है। जैसे कि एनएससी हो गया, पीपीएफ हो गया आपका, ठीक है, और एनपीएस के अंतर्गत जो 80 सीसीडी में क्लेम करेंगे, एलआईसी हो गया, ये सारी चीज़ें आपका 80C में ही आती हैं, और इसकी लिमिट जो होती है अधिकतम 1.5 लाख होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 लाख हमने क्लेम कर लिया यहाँ से। अगर आपने कोई हेल्थ पॉलिसी ली है, हेल्थ पॉलिसी, तो उसको यहाँ से क्लेम कर सकते हैं इसमें मेडिक्लेम प्रीमियम में 80D में। तो हमारी एक हेल्थ पॉलिसी भी थी, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए डाल देते 16,000, ठीक है। ये हेल्थ पॉलिसी हो गई हमारी 16,000। और हाउसिंग लोन और भी कई तरीके से होते हैं, तो उनको यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो ये हमारे केस में लागू नहीं होता, इस वजह से इसको हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर आपने कहीं पर डोनेशन वगैरह दिया तो उसके लिए यहाँ पर 80G वाला ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर उसको क्लेम कर सकते हैं 80G के अंतर्गत। जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष में आपने दिया है उसको 100% क्लेम कर सकते हैं, मुख्यमंत्री राहत कोष वाले को 100% क्लेम कर सकते हैं, कहीं और दिया है तो उस हिसाब से आप यहाँ पर 80G में क्लेम कर सकती हैं डोनेशन वाले में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब हम नीचे आते हैं, और यहाँ पर अभी हमने देखो आपको दिखाया था कि हमने बैंक से जो बचत खाते से इनकम हुई थी हमारी, वो हमने 8,000 यहाँ पर दिखाया था, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये देखिए हमने यहाँ पर डाला था कि बचत खाते से हमें कितना ब्याज मिला है 8,000। तो उसको अब कहाँ पर टैक्स क्लेम करना है, तो वो यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन आता है आपका, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर ऑप्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन था अभी, एक मिनट, यहीं कहीं पर था, कहाँ गया,
हाँ, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट 80 TTA। 80 TTA वाला जो सेक्शन होता है बचत खाते पर ब्याज वाला होता है। तो हमने 8,000 दिखाया था, तो अब यहाँ से हम 8,000 पर जो टैक्स बेनिफिट है वो लेंगे। ऊपर हमें अपनी इनकम में दिखाना है इसको, ठीक है, ऊपर अपनी इनकम में दिखाना और लास्ट में बचत खाते पर ब्याज जो है वो उस पर टैक्स बेनिफिट भी ले लेना है। तो इस तरीके से देखिए अब जो टोटल हमारी इनकम आई वो हमारी आई 4,84,000, ठीक है, 4,84,000 हमारी टोटल इनकम आई है। और इस पर जो ब्याज लगेगा वो 5% की दर से ब्याज लगता है, लेकिन कैसे लगेगा समझो ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2.5 लाख तक आपका टैक्स फ्री है, 2.5 लाख तक कोई भी आपका जो ब्याज इनकम टैक्स है वो नहीं बनेगा। अब 2.5 लाख के ऊपर कितनी इनकम बनी, तो 2.5 लाख के ऊपर जो हमारी इनकम बनी, टोटल हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 4,84,000 है, ठीक है। तो हमारा बना 2,34,000, 2,34,000 ये इनकम कैसे आई, ये 2.5 लाख के ऊपर वाली है। 4,84,000 में से 2,50,000 माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 2,34,000। अब इस पर 5% की दर से टैक्स लगेगा, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख के जो बीच आपका टैक्स लगता है 5% लगता है। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 11,700 रुपये, जो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पर सिस्टम जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देगा। यहाँ पर देखिए लिखा है इनकम लाइबल टू इनकम टैक्स एट नॉर्मल रेट, 11,700 रुपये हमारा बन गया, ठीक है। अब जो कैपिटल गेन टैक्स होंगे वो अलग से बनेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको बता दें कि एक रिबेट मिलती है, ठीक है, रिबेट मिलती है। कहाँ पर रिबेट मिलती है, तो रिबेट मिलती है आपका ये 87A के अंतर्गत। ये देखिए यहाँ पर रिबेट भी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपका कि इनकम टैक्स आफ्टर रिलीफ 87A। तो 87A की रिबेट मिलने के बाद टोटल हमारा कितना टैक्स बना, तो टोटल टैक्स देखिए यहाँ पर हमारा बना है 0 रुपये, ठीक है। यानी हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है। सरचार्ज कितना लगा, जो टैक्स बनता है उस पर सरचार्ज भी लगता है, सरचार्ज भी 0 है। टोटल टैक्स लायबिलिटी, अब यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर देखिए टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है, टोटल टैक्स लायबिलिटी देखिए 0 आ रहा है। इसका मतलब हमें कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर टैक्स हमारा बना 11,700 रुपये, लेकिन ये एक रिबेट होती है, यहाँ पर छूट होती है इनकम टैक्स की 87A। इस 87A के अंतर्गत 87A ये कहता है कि अगर आपका टैक्स 12,500 रुपये से नीचे है तो आपको पूरी की पूरी छूट दे दी जाएगी, आपको 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपका टैक्स 12,500 रुपये से 1 रुपये भी ज़्यादा है, यानी 12,501 भी हो जाता है, तो आपको पूरा पूरा पैसा देना पड़ेगा। यानी मैं आपको एक इसको समझा देता हूँ एक बार और से। देखिए अगर आपकी इनकम डिडक्शन वगैरह सब कुछ हटा करके 5 लाख से नीचे ले आते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 लाख के ऊपर आपकी इनकम आ रही है, चाहे भले 2-4 रुपये ही आ रही है, तब आपको पूरा 12,500 भी देना पड़ेगा। और 5 लाख के ऊपर जितनी इनकम जाएगी उस पर आपको 20% की टैक्स से देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने पूरा बता दिया कैसे आपको इनकम टैक्स कैलकुलेशन करना है। अब आप जो भी सैलरी बननी है उस सैलरी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। और यही सेम चीज़ आपको जब आप ITR फाइल करेंगे उस समय आपको यही सेम चीज़ ITR में भरनी होती हैं। अब बहुत से लोग यहाँ पर एक प्रश्न करेंगे, सर यहाँ पर आपने 7.5 लाख क्यों भरा था जबकि आपने कहा था तो 8 लाख भरना है। तो दोस्तों हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ पर क्या है कि हमें 50,000 मानक कटौती को घटा करके इनकम भरनी है। हमारी नेट इनकम 8 लाख ही थी, लेकिन हम यहाँ पर 50,000 मानक कटौती घटा करके तब यहाँ पर इनकम भरें जो कि 7.5 लाख आती है। अब देखिए यहाँ पर हमने 8 लाख का ही उदाहरण दिया है, अभी बहुत से और ऐसी बेनिफिट हैं जिसको आप इसके अंतर्गत ले सकते हैं और अपना जो कैलकुलेशन करके 8 लाख के ऊपर भी अगर थोड़ा बारा हो जाता है तब भी आपका टैक्स 0 कर सकते हैं। बस आपको नॉलेज होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कहाँ किस सेक्शन के अंतर्गत कौन से आपको बेनिफिट लेना है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।